जिस समय मैं अपने ससुराल में गई पहली बार, तो मेरे पति ने शराब पी रखी थी। वो मेरे लिए मानिए कुछ ऐसा धक्का था जो मैं सहन नहीं कर पाई। अपने पति के होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। पीते थे तो मार पिटाई भी करते थे, कभी कभी कहीं सड़क नाले में गिर जाते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा आकर मेरे दामन पर हाथ डाले, बताइए हम क्या करें, मरे या जिए। आप सभी को नमस्कार। मैं अनीता देवी, घर घाघरा बखरी बेगूसराय जिला पटना की मैं निवासी हूँ। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी अंदर की बात आप सबके सामने रख सकूं। मैं घाघरा में शादी करके आई, किंतु मैं शहर की रहने वाली थी। मेरी कम उम्र में शादी हो गई। मैं हरियाणा में रहती थी और शादी के बाद मैं बिहार आ गई। वो मेरे लिए मानिए कुछ ऐसा धक्का था जो मैं सहन नहीं कर पाई। शादी करके तो मैं आई, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता था। मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि मैं अपना सफ़र शुरू कहाँ से करूं। ना मुझे बोलना आता था, ना मैं चीज़ों को समझ सकती थी, ना मैं किसी से अपनी मन की बात तक ना कह सकती थी। जिस घर में मेरी शादी हुई उसमें मेरी सास नहीं थी। मेरे पति छोटे थे और छोटी उम्र में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं था। उनको शराब की लत थी और वो शराब पीते थे। जिस समय मैं अपने ससुराल में गई पहली बार, तो मेरे पति ने शराब पी रखी थी और मेरे ससुर जी ने उन्हें डांटा डपटा, समझाया, ये शहर की रहने वाली है, यदि तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो शायद तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर उनमें एक अच्छी आदत यह थी, पीते थे, मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन मुझ पे हाथ नहीं उठाते थे। सब सोचते थे जो इंसान पीता है वो मारपीट भी कर सकता था, लेकिन ईश्वर की देन थी, उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया। फिर भी मैं किसी तरह उस परिवार में गुजारा करने लगी और मुझे परिवार में चीज़ों को समझने में जितना वक्त लगा, इतने में मेरे हाथ से वक्त निकल गया। मेरा एक बेटा हुआ और बेटा हुआ तो मेरा परिवार का खर्च भी बढ़ा। खर्च बढ़ा तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपनों से माँग करती पैसों का, तो वो मुझे नहीं देते। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मैं कुछ माँगती थी और मुझे नहीं मिलता था। ससुराल में किसी के अंदर रह के अपनी ज़रूरतों को अपने पति के होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। मैं अपने परिवार में सबसे कहती, नहीं मुझे भी मेरा हक चाहिए। फिर बोलते, नहीं गांव है शहर नहीं है, तुम्हें गांव के हिसाब से रहना पड़ेगा। गांव की बेटियां बहु घूंघट में रहती हैं, तुम्हें घूंघट में रहना पड़ेगा। फिर मैं सोचती शायद अपनी माँ से बात करूँ, तो मेरे माता पिता भी यहीं नहीं रहते थे जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकूँ, उनसे मिल सकूँ। इस डर के मारे मैं अपने मायके भी नहीं जाती थी। फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी। मुझे अपने लिए जो करना है वो मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं बच्चों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती हूँ और इस घर में सुकून से रह नहीं सकती हूँ। फिर मैंने अपने परिवार में बात की तो उन्होंने गुस्से से मुझे अलग कर दिया। अलग कर दिया तो बोले, क्या जाओ तुमको जो करना है करो, हमें तुम्हारी ज़िम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे को पाले बिन माँ बाप का बच्चा था, तुम्हारी शादी करवा दी, अब तुम अपना भविष्य खुद देखो। फिर मैं अपने पति से बात की तो मेरे पति बोले, नहीं ये मेरा परिवार है, मैं इनको छोड़ के अलग नहीं हो सकता हूँ। तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मेरे पति अपने भाई की दुकान पे मजदूरी करने लगे। उनको काम करना आता था। फिर मैं सोची 200-300 रुपए से क्या होगा, जो आज मैंने देखा है वो कल मेरे बच्चे ना देखें। फिर इतने 4 साल 5 साल के अंतराल में मेरे 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी। फिर मैं कहीं पढ़ाई के लिए पैसा मांगो तो उसमें भी दिक्कत होने लगी। सबसे मैं बोल बोल के परेशान हो गई। फिर मैं सोची अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किसी से पैसा मांग नहीं सकती, कोई मेरी मदद कर नहीं सकता। उसी बीच में मैंने कहा नहीं, मैं खुद से भी काम करूँगी और खुद से भी पढ़ाऊँगी। जब मैं 10 तक पढ़ी हुई तो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। 2 4 10 बच्चे आते तो मेरा मनोबल बढ़ने लगा। जो मैं पढ़ी थी उसका अनुभव भी मुझे होने लगा। तो घर से जब मैंने बदलाव शुरू किया कि नहीं, मैं जब पढ़ सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ तो मैं काम भी कर सकती हूँ। 2014 में फिर जीविका का साथ मिला मुझे। जब जीविका का साथ मिला तो मुझे वहाँ से बोला गया कि आप बोलती हैं, पढ़ाती हैं, तो क्यों नहीं आप इसमें काम कर सकती हैं, आप काम कीजिए, आपका अनुभव बदलेगा। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को रोज़गार करना है, क्योंकि मैं इतने कम पैसे में अपनी आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकती। फिर मैंने उसमें से समूह में जुड़ी, लेकिन मैंने अपने परिवार में से किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद वो इसकी इजाज़त नहीं देते। उस समय ठगों का बहुत चला हुआ था, जो पैसा लेके भाग गए, हम बदनामी नहीं सह पाएंगे तुम्हारा, तुमको जो करना है अपने कदम पे करो, तुमको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर मैं समूह में जुड़ी, धीरे धीरे करके मुझे 2 साल हो गया बचत करते करते। फिर अचानक से मैंने सोचा नहीं, आज मैं मन बना लेती हूँ, अपने पति को रोज़गार करके दूंगी। फिर मैंने अपने समूह से सबसे बात किया और बिना अपने पति की इजाज़त के 40,000 रुपये ला के मैंने अपने पति के हाथ में रख दिया और कहा कि आप इस पैसे से अपना रोज़गार कीजिए। उन्होंने कहा तुम इतना पैसा लाई कहाँ से हो?
चोरी की हो या कोई तुमसे मांगेगा तो उसको तुम क्या जवाब दोगी? हम बोले नहीं, जिस संगठन से हम जुड़े हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। जो महिला किसी के साथ रोजगार करना चाहती है, अपने घर से बाहर निकलना चाहती है, बच्चों को शिक्षित करना चाहती है, मैं उस संस्था से जुड़ी हूँ, जीविका है उस संस्था का नाम। बोले देख लो, मैं कर्ज वापसी करने के लिए तुमको इतना पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं मांगूंगी, उसमें ब्याज दर भी कम है और मैं अपना मेहनत करके अपना योगदान दे के मैं उस कर्ज को तोड़ूंगी। फिर मैंने अपने पति को लकड़ी का दुकान करके दिया और कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। साल भर के अंदर मेरी मानसिक स्थिति भी अच्छी बदल गई। पहले मुझे मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता था, सबके ताने सुनने पड़ते थे, समाज वालों के, परिवार वालों के। मैं यही चाहती हूँ, जिस घुटन से, जिस परेशानी से, जिस दुख से मैं गुजरी हूँ, मेरे समाज में जो अड़ोस पड़ोस की दीदियाँ हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो। शराब पीने से क्या, शराबबंदी करवाने का मुख्य कारण यही था। मेरी पड़ोस में एक दीदी थी, उनके पति बहुत पीते थे तो मार पिटाई भी करते थे, कभी कभी कई सड़क नाले में गिर जाते थे। एक दिन ऐसा घटना घटा कि वो दीदी घर में सोई हुई थी और उनका पति बहुत पिया हुआ था, बेहोश पड़ा था। कोई दूसरा आया और उनको उनके घर पे लेकर आया। वो महिला सोई हुई थी। उस पुरुष ने सोचा कि इसकी महिला तो सोई हुई है, ये तो बेहोश है। उसने उसके साथ गलत सलूक किया। वो महिला उठी और अगले दिन बैठक था, वो घबरा कर गई, बोली दीदी देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, मेरे पति पीते हैं, मुझे मारते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा आकर मेरे दामन पर हाथ डाले, बताइए हम क्या करें, मरे या जिए। हम लोग सोचे एक दीदी के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है कल को दूसरी दीदी के साथ भी हो, तो हम लोग को ऐसा नहीं सहना है, हम लोगों को आवाज़ उठाना है। अड़ोस पड़ोस की दीदियों को बुलाए और बुला के समूह का बैठक रखे तो बोले दीदी चलिए आज भट्ठा फोड़ के आते हैं। वहां गए, बोले नहीं, पहले घर से शुरुआत करते हैं। उनके पति को पकड़ के लाए, हाथ पैर बांध दी और बोले आप बताओ तुम ऐसा करोगे? तो बोला नहीं नहीं, ये तो हमें मार के खा जाएगी, हम अकेले, तुम तो 10 हो। उस दिन से वो पीना छोड़ दिए। पीना तो छोड़ दिए, हम तो एक ही को बदल सकते थे। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, जितना भी मेरे ग्राम संगठन के अंदर 13 एसएचजी है, 13 में तो 13 थी 39, वही एक अकेली दीदी हो गई तो बहुत हो गई। फिर हम लोग घर घर घूम के कहना समझाना शुरू किए। मेरा ये मुहिम काम किया। धीरे धीरे काम करते करते शराबबंदी तक आया। बकरी ही पहला ब्लॉक है जहाँ शराबबंदी का पहला कार्यक्रम चला था। आज वही देन है जो दीदी खुश है, खुशहाल है, अपना अपना रोजगार करती हैं। बस मैं यही कहती हूँ, बेटी को दहेज ना दे, उसी पैसों से उनको पढ़ाई संस्कार दे। अरे दहेज दीजिएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटी को ज्ञान दीजिएगा तो आने वाले हर पुश्त में उसका साथ देगा। हमारे माँ बाप ही क्या किए, हमको ज्ञान दिए, उसी ज्ञान की बदौलत, उस सरस्वती की बदौलत मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। पहले मुझे मेरे नाम से नहीं जाना जाता था, पहले जाना जाता था ये फलाने की बीवी है। और अब देखिए, जिस गली मोहल्ले से मैं गुजरती हूँ वहाँ सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए, मेरे नाम के साथ अगर दीदी आप सबका नाम ना जुड़े तो ये कामयाबी भी बेकार है। आज मैं जिस गली से चलती हूँ, मुझे कहते हैं अनीता दीदी जा रही है। मैं सीएलएफ में 3 बार चुनाव करके एकलौती उम्मीदवार हूँ जो जीती गई हूँ, और मेरे सामने कोई भी ऐसी दीदी नहीं आई है जो यह कह सके इस दीदी ने मेरा सहयोग नहीं किया है। आप सब जिस तरह मेरा सहयोग किए हैं, आप सबकी दुआ है जो मैं यहाँ कामयाब हूँ। मैंने दुकान किया, बिजनेस में पहले मैं 10 रुपए के लिए तरसती थी, किसी से मांगती थी अपने हक और अधिकार के लिए, और आज देखिए आप ही सबकी देन है, सहयोग की है। आज मैं 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथली कमा लेती हूँ। मैं जोश टॉक की टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा मनोबल बढ़ाया। आज मैं जो यहाँ से बोल के जा रही हूँ, मेरी हजारों दीदियाँ सुनेंगी और उनका भी आत्मबल बढ़ेगा। पहले लोग मुझे खिजाते थे, क्या कर लेगी, ये आसमान में उड़ेगी। देखिए दीदी, आप सबकी देन है जो आज मैं हवाई जहाज का भी सफर करके आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी। आपने मुझे मुकाम दिया है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दो।